अस्सलाम वालेकुम, मैं और बात जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाकिस्तान में बिजली के बढ़ते हुए बिलों ने घरेलू सार्फिन को एक फैसले पर मजबूर कर दिया है। क्या ग्रिड की महंगी बिजली के बजाय अपनी बिजली खुद बनाना ज़्यादा फायदेमंद है या नहीं? स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। आदाद शुमारा में ये बताते हैं कि सोलर अब सिर्फ ऑल्टरनेट एनर्जी हासिल करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि बहुत से घरानों के लिए एक अहम इन्वेस्टमेंट भी बन चुका है। मसलन 10 किलो वाट का सोलर सिस्टम आम हालात में तकरीबन 1200 से 1500 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। अगर किसी घर की बिजली की कॉस्ट 45 से 60 रुपए फी यूनिट के दरमियान है, तो अपनी पैदा की हुई बिजली खुद इस्तेमाल करने से माहाना बचत तकरीबन 50 से 90 हज़ार रुपए तक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक अहम फ़र्क को समझना भी बहुत ज़रूरी है। पहले नेट मीटरिंग में इजाफी बिजली ग्रिड को देकर कंज्यूमर्स को निस्बतन ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। अब 2026 की नई पॉलिसी में नेट बिलिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो इस तरह हुकूमत को इजाफी बिजली की फ़रोख्त करने की कीमत तकरीबन 11 से 13 रुपए फी यूनिट के आसपास आ चुकी है, जबकि कंज्यूमर्स ग्रिड से बिजली कहीं ज़्यादा कीमत पर ख़रीदता है। 50 से 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए लाइफलाइन के नाम से टैरिफ रेट है, जो तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट है। फिर 100 से 200 यूनिट पर 12 से 13 रुपए का टैरिफ है, लेकिन इसके बाद 200 यूनिट से आगे बढ़ने वाले कंज्यूमर्स के लिए एक साथ 30 रुपए फी यूनिट का इजाफा देखने में आता है, जिसमें कम से कम फी यूनिट कीमत 34 रुपए है। और यही कंज्यूमर वो कैटेगरी है जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है। ऐसे में सोलर से ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब पैदा होने वाली बिजली घर में मौजूद बैटरीज के ज़रिए स्टोर होगी और फिर सारिफ उसको खुद इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक घर माहाना 1200 से 1000 यूनिट इस्तेमाल करता है और 10 किलो वाट का निज़ाम 1400 यूनिट पैदा करता है, तो तकरीबन 200 से 400 यूनिट ग्रिड को जा सकते हैं। मगर इन इजाफी यूनिट्स की आमदनी बहुत महदूद होगी। असल बचत इन यूनिट से होगी जो घर में बराह रास्त इस्तेमाल हों। इसीलिए बैटरी की अहमियत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। 14 से 16 किलो वाट पर आवर की बैटरी दिन के वक्त इजाफी सोलर बिजली महफूज करके शाम को इस्तेमाल करने में मदद देती है। यूँ महंगे ग्रिड की बिजली खरीदने की ज़रूरत कम हो जाती है और यही असल बचत है। 10 किलो वाट सोलर सिस्टम की मौजूदा कॉस्ट तकरीबन 15 से 22 लाख रुपए तक हो सकती है। फिर सामान के साथ इन्वर्टर है, इंस्टॉलेशन के साथ मेयार के मुताबिक कीमत बदल सकती है। मुनासिब इस्तेमाल और बुलंद कीमतों की सूरत में इन्वेस्टमेंट तकरीबन 2.5 से 4 साल में वापस आ सकती है। पाकिस्तान में सोलर इंस्टॉलेशन में तेज़ी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नेट मीटरिंग की कैपेसिटी जून 2026 तक तकरीबन 7000 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जबकि सोलर और ऑफ ग्रिड निज़ाम की ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी तकरीबन 20,000 मेगावाट बताई जाती है। अब इस सूरत हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। दिन के वक्त ग्रिड की डिमांड कम होने और शाम के वक्त दोबारा बढ़ने से बिजली का निज़ाम इस वक्त दबाव का शिकार हो चला है। अब सोलर की कहानी सिर्फ 90,000 रुपये माहाना की बचत नहीं है, बल्कि इसमें असल बात यह है कि पाकिस्तान में कंज्यूमर्स अब बिजली खरीदने के बजाय अपनी बिजली पैदा करने की तरफ बहुत तेजी से मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन नए नेट बिलिंग सिस्टम में कामयाब सोलर इन्वेस्टमेंट का उसूल बहुत वाज़ेह है। जितनी ज़्यादा अपनी बिजली खुद इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अब इससे ऑफ ग्रिड कंज्यूमर्स का कितना नुकसान और उनके पास अब क्या ऑप्शन मौजूद है, हुकूमत इसमें क्या कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर खालिद वलीद साहब से। हेड ऑफ रिसर्च हैं SDPI के एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके लोग ऑफ ग्रिड हो रहे हैं। बैटरीज पर अगर ज़्यादा इन्हिसार बढ़ जाता है तो बचत तो लोगों को बहुत हो रही है, 1-1 लाख, 1.25 लाख भी वो बचा सकते हैं। लेकिन ऑफ ग्रिड लोगों को जो नुकसान हो रहा है, फिर ऑन ग्रिड लोगों को जो नुकसान हो रहा है, फिर उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? उनके लिए आने वाले दिनों में बिजली महंगी से महंगी होती चली जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये एक विशियस साइकिल है पाकिस्तान में कि बिजली इसलिए महंगी है कि लोग जो है वो सोलर लगा रहे हैं, और लोग सोलर इसलिए लगा रहे हैं कि बिजली महंगी है। तो पहले नेट मीटरिंग थी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने इब्तदाइये में कि लोगों को बड़ा इंसेंटिव था, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाती थी। उसके बाद नेट बिलिंग आ गई है। अब नेट बिलिंग में नुकसान ये है कि पहले जो लोग शाम को ग्रिड में वापस आ जाते थे, अब वो भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको कोई इंसेंटिव नहीं रहा कि वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड हो। वो अपनी बैटरी में इन्वेस्टमेंट करके वो बिल्कुल ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। तो जो जो लोग शाम को वापस आते थे, ग्रिड का यूटिलाइजेशन फैक्टर कुछ बढ़ता था, वो अब वो भी कम होगा। तो उससे आपकी जो कैपेसिटी चार्जेस है वो मजीद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे आते, वो ग्रिड को फायदा होता, वो शायद इन लॉन्गर रन वो नुकसान का बाइस बनेगा। और उससे वो लोग जो ग्रिड के साथ अभी भी कनेक्टेड है, वो जो है वो उनके लिए बिजली जो है वो मजीद महंगी होना शुरू हो जाएगी। दूसरी, इसको अगर आप लिंक करें कि जो आपकी IMF की कंडीशनैलिटी है कि 2027 तक आपको सभी सब्सिडीज को खत्म करना है, जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की कैटेगरी है उसको भी खत्म करना है। तो वो जो कंज्यूमर हैं, जो 54% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है, वो भी किसी ना किसी एक वे में अपने आप को सोलर के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए बिजली जो है
वो भी महंगी हो जाएगी। तो फिर आपका जो ग्रिड का यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो शायद मजीद नीचे आ जाएगा, और आपका जो कैपेसिटी चार्जेस चूंकि वो फिक्स्ड है तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा पे करने होंगे। तो अब हुकूमत को साथ साथ में ये देखना है कि किस तरीके से सोलर को एज अ सोल्यूशन या बैटरी को एज अ सोल्यूशन देखते हुए किस तरह से ये इन महंगे आईपीपी से जान छुड़ाई जा सकती है। तो उसके लिए अर्ली रिटायरमेंट या रीपर्पजिंग का जो ऑप्शन है उसको यूज किया जा सकता है। आप कुछ पावर प्लांट्स को, खासतौर पे आरएलएनजी पावर प्लांट को या इंपोर्टेड कोल प्लांट्स को, आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी के साथ क्लाइमेट फाइनेंस को ट्रैक करते हुए या दीगर इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रैक करते हुए रीपर्पस कर सकते हैं। तो जब तक इस तरह की इंटीग्रेटेड कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग नहीं आएगी तब तक आप ये जो विशियस साइकिल जिसका मैंने पहले जिक्र किया वो चलता रहेगा। सैदुल हक साहब, हम ये देख रहे हैं कि लोग खुद अपने ओन पर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले हम देखते थे हाउस या फ्लैट्स ऑन रेंट होते थे, अब रूफ्स ऑन रेंट हो रही हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, पूरे सिस्टम वहाँ पर नस्ब किए जा रहे हैं। और फिर इससे एक गलियों को और मोहल्लों को भी अब ये उस सतह पर भी ये काम हो रहा है कि उनको भी बिजली प्रोवाइड की जा रही है। तो ये अगर आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी तादाद में लोग ऑफ ग्रिड हो जाएंगे तो हुकूमत इस प्लानिंग को क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रही जो लोग खुद से इस वक्त कर रहे हैं? हुकूमत के लिए तो शायद और आसान होगा जितने रिसोर्सेज उनके पास होते हैं। जी देखिए, इसको एक हुकूमत को बड़े जामे तरीके से लेके चलने की जरूरत थी। पाकिस्तान का अगर कंजम्पशन मिक्स देखें तो रेजिडेंशियल का कंजम्पशन ज्यादा है, इंडस्ट्री का कंजम्पशन कम है। तो हुकूमत चाहे तो इसको कम्युनिटी ग्रिड्स की शक्ल देके, जैसे आपने कहा कि रूफटॉप को पूरा पूरा मोहल्ला यूज कर रहा है या पूरी कम्युनिटी यूज कर रही है, तो उसको यूज करते हुए आप रेजिडेंशियल कंजम्पशन को नीचे ले आए ग्रिड पे, और जो खला है उसको आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को ज्यादा इंसेंटिव वाइज रेट दे के आप ग्रिड के ऊपर लेके आ सकते हैं। उससे ये जो फ्लक्चुएशन आती है आपकी सीजनल भी, कि विंटर में आपकी डिमांड कम हो जाती है, समर में ज्यादा हो जाती है, दिन में आपकी कम हो जाती है, रात में ज्यादा हो जाती है, तो वो भी चीज पूरी हो सकेगी। तो अब शायद हुकूमत को अपना जो मेन टारगेट है वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को बनाना चाहिए, कमर्शियल कंज्यूमर्स को बनाना चाहिए, बजाय इसके कि वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स की तरफ देखें। रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को इंसेंटिवाइज करें कि वो बैटरी लगाएं, वो ग्रिड को सपोर्ट करें थ्रू नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग, और सोलर की तरफ जाएं। और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को सपोर्ट करना चाहिए कि वो इंसेंटिवाइज रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी लें ताकि कंजम्पशन बढ़ सके ग्रिड की भी और यूटिलाइजेशन फैक्टर हो सके। साथ साथ में आपको अब ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, और अगेन आपको ये जो महंगे पावर प्लांट्स हैं जिनकी आपको ग्रिड सिस्टम को जरूरत नहीं है, उसको एक फेज्ड मैनर में स्टेज बाय स्टेज जो है वो आपको रिटायरमेंट की तरफ लेके जाना है। जब तक इस तरह की पॉलिसी प्लानिंग नहीं होगी, आप इस तरह के इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स सिस्टम्स को, आप सॉल्यूशंस को अपनी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे, इसी तरह से पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सिस्टम है, वो जो है फ्लक्चुएशंस को देखता रहेगा और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का बायस जो है वो बनता और रहेगा। डॉक्टर साहब, पिछले 2-3 साल में कोशिश गवर्नमेंट ने की, लेकिन वो कोई कोशिश ऐसी कामयाब नहीं हो सकी कि उसका रिलीफ एक आम डोमेस्टिक कंज्यूमर को पहुंचे। इंडस्ट्री को फ़ायदा दिया तो उसका भी बोझ डोमेस्टिक कंज्यूमर पर डाल दिया। अब अगले 1 से 1.5 साल की हमें पिक्चर इस वक्त एनर्जी सेक्टर की क्या नज़र आती है? ये इसी ट्रैक पर अगर गवर्नमेंट चलती रही जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो एक डोमेस्टिक कंज्यूमर या एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आगे भी पिसता रहेगा और ये पर यूनिट रेट पाकिस्तान में बिजली का इसी तरह बढ़ता रहेगा, या इसमें कहीं कोई ऐसा वे आउट मौजूद है, कोई शॉर्ट टर्म वे आउट जिसको गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है? देखिए, 2 तरीके हैं आप कैपेसिटी चार्जेस को कम कर सकें। एक ये कि आप डिमांड को बढ़ा लें, कंजम्पशन को बढ़ा लें, तो पर कैपिटा टर्म में या पर कंज्यूमर टर्म में कैपेसिटी चार्जेस कम हो जाते हैं, जो कि शायद सोलर रेवोल्यूशन, बैटरी रेवोल्यूशन, पाकिस्तान का लो इंडस्ट्रियल बेस, उसको देखते हुए नजर नहीं आता कि वो हो सके। दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट फिक्स चार्जेस लगा दे, जैसे अभी हमने देखा पिछले 2-3 महीनों पहले गवर्नमेंट ने फिक्स चार्जेस की कैटेगरी जो है वो लगा दी बिल्स पे। अब गवर्नमेंट इसी सिस्टम में इसी कंज्यूमर बेस के साथ रहते हुए वो फिक्स चार्जेस जो है वो वसूल करना चाह रही है, जिसकी वजह से अगेन आपकी बिजली महंगी हो रही है और लोग जो है वो सिस्टम से निकल रहे हैं। और जैसे जैसे वो सिस्टम से निकलते जाएंगे, हुकूमत को शायद इसी तरह के टैक्टिक्स जो है वो लाने पड़ेंगे। अगर एक बड़ा हिपोथेटिकल, बड़ा रेडिकल सिनेरियो जो है वो एज्यूम कर लें कि सारे के सारे कंज्यूमर्स जो है वो सोलर लगा लेते हैं और बैटरी पे चले जाते हैं, फिर भी हुकूमत को कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, वो शायद हुकूमत को एक नया टैक्स लगा के, जैसे पेट्रोलियम लेवी लगाया पेट्रोल पे, वो शायद इलेक्ट्रिसिटी लेवी लगा के वो पूरा करे होंगे। तो जब तक हुकूमत इन आईपीपीज का कुछ नहीं करती, जनरेशन साइड की जो कॉस्ट है उसको ठीक करने की बात नहीं करती, तब तक आप जो है वो इस चीज को थोड़ा सा एक जामे अंदाज में नहीं देख सकेंगे। अब तो शायद खबरें ये भी हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ जाया जा रहा है और उनकी भी
जो है वो आईपीपीज की बेसिस पे डॉलर के साथ इंडेक्स करके वो किया जा रहा है। तो अगर इस तरह की प्लानिंग होती रहेगी तो शायद अगले 4 5 6 7 सालों में आपका जो पावर सेक्टर है वो ज्यादा मजीद गंभीर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएगा और आप जो है वो कंज्यूमर्स को पीस रहे होंगे। तो अब हमें देखना होगा कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशंस को लूप में लाया जा सकता है, और साथ में ये जो आईपीपीज है उनको या तो रीपर्पस कर दें या फिर आप अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जाएं, वगरना आपका जो पावर सेक्टर है वो मसाइल का शिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद साहब, हेड ऑफ सीपीआई से एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू के साथ हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स की मुमकिना मुल्कगीर हड़ताल का खतरा टल गया है, क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में ₹1.34 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 15 अगस्त से जो हड़ताल शुरू होना थी उसको अब आगे बढ़ा दिया, उसको फिलहाल मौखर कर दिया है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम सवाल यह है कि डीलर्स का असल मामला हुकूमत के साथ था क्या, उनके इख्तलाफात या तहफ़्फ़ुज़ात या डिमांड्स क्या थीं। डीलर्स का मौक़िफ़ था कि उनके मार्जिन में तकरीबन 3 साल से मुनासिब इजाफा नहीं हुआ। मौजूदा मार्जिन ₹8.64 फी लीटर था। अब हुकूमत ने उसे ₹1.34 बढ़ाकर ₹9.98 यानी तकरीबन ₹10 फी लीटर कर दिया है। डीलर्स ने 8% मार्जिन का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम नहीं किया, उसके बजाय फी लीटर फिक्स मार्जिन बढ़ाया गया। अब यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि डीलर्स की जानिब से रोज़ाना पेट्रोल की कीमत तब्दील करने के तरीक़ेकार पर भी एतराज़ किया जा रहा था, और वो चाहते थे कि कीमतें रोज़ाना के बजाय माहाना या कम अज़ कम 7 या 15 दिन के बाद तब्दील की जाएँ। लेकिन हुकूमत ने इस मुतालबे को भी मुस्तरद किया, यानी मौजूदा फैसले में डीलर्स का मार्जिन बढ़ाया गया है, लेकिन रोज़ाना कीमत मुकर्रर करने का निज़ाम अभी भी बरकरार है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हड़ताल क्यों ख़त्म कर दी गई या आगे क्यों बढ़ा दी गई। अब इससे तासुर भी ज़ाहिर मजबूत होता है कि फौरी तौर पर हड़ताल की बुनियादी वजह डीलर्स के लिए मार्जिन में इजाफा हासिल करना था। हुकूमत ने इस मुतालबे पर पेशरफ्त की है, इसलिए हुकूमत पंप्स बंद करने का फैसला डीलर्स की तरफ से अब मौखर कर दिया गया है। अब इस सूरत में बाकी तमाम मुतालबात क्या सिर्फ हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए किए गए थे? बाकी मामलात मुकम्मल तौर पर अभी ख़त्म नहीं हुए। डीलर्स अब भी रोज़ाना कीमतों की तब्दीली और उसके साथ जो उनके दीगर मुतालबात थे, पुराने वाजबात और दीगर ऑपरेशनल मसाइल पर हुकूमत से बातचीत चाहते हैं। लेकिन क्या हड़ताल मौखर होने के बाद हुकूमत डीलर्स के साथ मज़ीद मुज़ाकरात करेगी? ऐसा लगता तो ज़ाहिर बाज़ाहिर नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी डीलर्स मार्जिन में इजाफा अगर देखें तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुआ। डीलर्स का मुतालबा था कि पेट्रोल की कीमत के 8% पर डीलर्स मार्जिन रखा जाए, यानी ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा मार्जिन और कम कीमत पर कम। लेकिन डीलर्स मार्जिन को हुकूमत ने ₹1.34 बढ़ाकर फिक्स कर दिया है। तो अब ये मार्जिन तो हासिल हो गया डीलर्स को, लेकिन उनका अगला लाहेअमल है क्या? बाकी मुतालबात क्या अब वो भूल चुके हैं, या फिर उन मुतालबात के लिए भी आगे कोई लाहेअमल मौजूद है या नहीं? बात करेंगे मलिक खुदाबख्श साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ₹1.34 का आपके मार्जिन में इजाफा हो चुका है। जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इख्तलाफात थे, हड़ताल की कॉल थी, वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म है, अब सब कुछ नॉर्मल रूटीन के मुताबिक हो चुका है? जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे 5 मुतालबात थे, 5 मुतालबात में से पहला मुतालबा ये था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि 24 आवर प्राइसिंग फार्मूला जो है, जो मैकेनिज्म है, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। वो फाइनेंशियली भी एक्सेप्टेबल नहीं है और टेक्निकली भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने हमें ये कहा था कि ठीक है, हमारे ऊपर एक बारगो लगा हुआ है जो कि वार का बारगो है, जिसमें वार के जब तक वार खत्म नहीं होती तो हम इसको नहीं हटा सकते, हमारी गवर्नमेंट की मजबूरी है। हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप जो वार का जो पार्ट था वो तो आप डाउन होना शुरू हुआ, और इस वक्त तकरीबन वार जो है वो एंडिंग पे है, और हमें हमारा जो डेली फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं वो इतने हो रहे हैं कि हमें कुछ दिनों में कैपिटल ही खत्म, तो आप इसको कंसिडर करें। तो उस पे ये हमारे साथ वायदा हुआ है, बल्कि कि जी 15 दिन हमें दे दी जाए इसके लिए। तो एक समरी वो कर दी गई है जो 15 दिन के अंदर अंदर इसको, वो आज आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट की भी उसमें 15 दिन है। जी जी। तो वो हमारे वाली समरी, जो हमारे वाली कमिटमेंट गवर्नमेंट ने ऐसी की है, हम समझते हैं गवर्नमेंट सिंसियर है, सीरियस है, वो भी इन मामलों को हल करना चाहिए।
दूसरी बात जो आपने की है, हमारे मार्जिन की हमने 8% की ली है, हमारी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, अब से नहीं है, 3 साल से, और 4% हम लेते रहे 20 दिनों में गवर्नमेंट। उस पे गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि पहले जो आपका ₹1.34 जो अप्रूव हुआ है और जो लिंक है नोजल डिजिटल से, उसको पहले ले लें। अगर ये दोनों को कलेक्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी, इसको कोई नहीं मानेगा। पहले जो आपका ब्लॉक हुआ है उसको रिजॉल्व कराए, तो उस पर हमें समझ आ गई। तो हमने कहा सर उसके लिए क्या, उनका मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं पर्सनली प्राइम मिनिस्टर साहब के पास समझी लेके जाऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, उस पे 2 रीजन थे। रीजन एक ये था कि डिजिटल, जब नोजल सारी डिजिटल हो जाएंगी तो फिर इसको रिलीज किया जाए। हमने गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की कि ये आप नोजल डिजिटल करना डीलर्स का काम नहीं है, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी का काम है, ये उनका इक्विपमेंट है, ये उन्होंने करना है। इसकी पूरी डिटेल डिस्कशन हुई और ये 5 घंटे की डिस्कशन है। उसमें हमने उनको मनवा दिया कि ये गवर्नमेंट ने, ये कंपनी ने करना है। तो उन्होंने फिर कह दिया कि ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास सबमिट लेके जाता हूँ और आपको मैं 2 दिन का मुझे टाइम देते हैं, और उसके बाद इसको मैं लेके जाता हूँ, आपको अच्छी खबर दूँ। ठीक है। तो हम तीसरा हमारा मुतालबा था कि जो कार्ड चार्ज हो रहा है वो कार्ड चार्ज हमें नहीं होना चाहिए। हमें ₹8.64 आप हमारा मार्जिन दे रहे हैं और ₹2.20 के करीब हमारा कार्ड चार्ज हो जाता है, हमारे पैसे चल जाते हैं। तो हमें लॉस है इसका, और ये सारी दुनिया में ही है और पाकिस्तान में भी है कि अगर कोई कस्टमर कोई चीज देता है तो कस्टमर उसके चार्ज देता है कार्ड पे। हमारे साथ ये हो रहा था कि हमें बैंक चार्ज कर रहे थे और वो ट्रांजैक्शन पे कर रहे थे, और कर रहे थे 0.80 पैसा, और वो हमें बहुत बड़ी अमाउंट बनती थी। तो उन्होंने हमारी बात सुनी और मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं सुबह बैंकिंग काउंसिल से बात करता हूँ, आपकी मीटिंग कैलकुलेशन की होकर के डायरेक्टर जनरल से कराता हूँ, और मैं उनको कहता हूँ कि जी इसको लोग इसको सुधार करें, आपका जी चेकिंग पॉइंट है। दूसरे दिन उन्होंने साथ भी लिखा, हमने मीटिंग भी होकर से कर ली, और 2 दिन के अंदर अंदर हमारा ये जो मार्जिन कार्ड वाला था वो हमें तकरीबन ट्रांजैक्शन के बगैर 1 रुपीज पर लीटर पे आ गया, जिससे हमें 70% का जो है एक रिलीफ मिल गया। अब मलिक साहब यहाँ 2 एक सवाल जरा मेरे ले लीजिएगा कि ये जो अच्छा चले पॉइंट हमारे जी पॉइंट हो गए, इसलिए अच्छा 3 पॉइंट हमारे और थे, वो पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव थे। वो एक था कि जब ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जब तेल बढ़ने वाला होता है तो एम्बार्गो लगा देती है, कोटा बना देती है, और जितनी सप्लाई जेन्युइन होती है पेट्रोल पंप की वो पैसे देता है, और लेकिन वो कंपनी सप्लाई नहीं। तो उस पर भी उन्होंने मान लिया और उस पर मिनट्स में लिख लिया कि जी इनको इंतजाम करो। दूसरी बात हमारी थी कि जितने पॉलिसी मेकर चीजें होती हैं, जो ओगरा गवर्नमेंट और OMC आपस में मिलकर मीटिंग करती है, उसको नोटिफाई कर देती है, हमें नहीं पूछती, हम स्टेक होल्डर हैं, हम मेन स्टेक होल्डर हैं। उस पर भी उन्होंने एग्री कर दिया, मिनट पे लिख लिया, और मिनट पे तो ये हमारे सारी चीजें हो गई। इसलिए हमने अपनी जो हमने डिमांड की हुई थी 15 तारीख को, उसको हमने रेफर किया, और इसलिए रेफर किया। एक ही पॉइंट हमारा रह गया, बाकी उन्होंने सारे मान लिए। एक ही पॉइंट रह गया कि जो आपका 24 आवर्स की लाइसेंस फार्मूला है, उस पे भी 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, और हमें हम महीने से नीचे आ गए। हमने कहा जी अगर महीने में नहीं आता तो हम 15 दिन कर रहे हैं। सही। अब देखें गवर्नमेंट अगर 15 दिन करती है, 7 दिन करती है, दे हैव टू डू इट। चलें, वो ये वाली डिमांड तो ट्रांसपोर्टर्स की भी है, तो अच्छा है दोनों एसोसिएशन अगर मिलकर प्रेशर डालेंगे तो शायद हो जाए। एक सवाल की डिमांड तो आज कल हुई है ना, आज हुई है ना, हमारी डिमांड तो एक्सेप्ट करके अनाउंस कर दी ना। बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ तो हम ये लकी है, और आप देखें हमने टैक्टफुली हैंडल किया है। सही। चलें, अब ये जो अच्छे प्रोफेशनली हमने अपना केस मूव किया है। सही। और उन्होंने भी हमें सुना है, हमारी बातों को देखा है, और उसको उन्होंने, यानी हमने उनको एग्री करवाया है और विद रीजन करवाया है। ऐसे नहीं
कि हमने कोई लठ मारी है या कोई थ्रेट हमने नहीं किया। बिल्कुल सही। हमने जो चीजें वो जेन्युइन दी है और हम उनके शुक्रगुजार हैं, मिनिस्टर साहब के भी और सेक्रेटरी, सारे सेक्रेटरी भी मौजूद, सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी मौजूद है, पेट्रोलियम सेक्रेटरी मौजूद है, डायरेक्टर जनरल ठीक है। अब मलिक साहब ये जो डेलीगेशन था, ये बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। थोड़ी सी 8 साल भी होती नहीं है मीटिंग में, वो होता है हर मीटिंग में हम अपने राइट के लिए पुश करते थे, वो अपने को सेव करते थे। आखिर में वटेदार अगर आखिर में एंड अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सही है मलिक साहब, ये एंड बड़ा ये बेहतरीन हो जाता अगर ये ₹1.34 का जो मार्जिन हुकूमत ने बढ़ाया है। हुकूमत ये कहती कि ये हम अपने टैक्सेस को कम करके ये 26 अरब रुपए सालाना हम इसको मैनेज करेंगे, 2 अरब पर मंथ से ज्यादा का अमाउंट बनता है जो कि पब्लिक पर शिफ्ट हो जाएगा। ये हुकूमत मैनेज करेगी या आवाम पर डाल देगी, ये तय हुआ है? नहीं, आपको देखें ये आवाम पे मेरे ख्याल में नहीं डाल रहा है। ये तो ₹1.34 3 साल पहले अप्रूव हो चुका है और ये वो मार्जिन नहीं है, ये तो वो है जो हमारे जो नुकसान हो रहा है हर साल, उसके लिए एक नोटिफिकेशन हुआ है कि इनको ये हर साल इतने % दिया जाए। ये नोटिफिकेशन है, ये कैबिनेट का फैसला है, लोग गलत समझ रहे हैं, अवाम के ऊपर ये नहीं डाला जाए, ये कैबिनेट ने खुद फैसला किया हुआ है। तो ये इसका स्पेस कहाँ से क्रिएट होगा, जो फिस्कल स्पेस होता है? ये ₹1.34 हुकूमत अपने टैक्सेस में, लेवी में या किसी और मार्जिन में कोई कमी लाकर इसको एडजस्ट करेगी या फिर इसको 1.5-2 रुपए रोजाना बढ़ा रही है, बढ़ाकर पब्लिक से लेगी? ये गवर्नमेंट का काम है। लोग गलत परसेप्शन दे रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ ले जाती है कि क्योंकि तो ऑलरेडी 3 साल पहले अप्रूव हो चुका है। ये कोई आज ही अप्रूव नहीं है कि आज ये अप्रूव हुआ है और आज गवर्नमेंट आवाम पे डाल देगी। ये मेरे ख्याल ये परसेप्शन ठीक नहीं है। दूसरी बात ये लेवी की बात लोग करते हैं। लेवी देखें, IMF से आपने कर्जा लिया और जब आप किसी बैंक से कर्जा लेते हैं, गाड़ी लीज कराते हैं, घर लीज कराते हैं, तो बैंक अपनी टर्म डिक्टेट करता है आपको और आप वो एक्सेप्ट करते हैं। अब आपने IMF से लोन लिया है तो IMF से टर्म दिखलाइए कि जी आप लेवी इतनी बढ़ाएंगे, बिजली पे इतना बढ़ाएंगे, फलां चीज पे इतना, गैस पे, वो ठीक है। लेकिन मलिक साहब, ये गवर्नमेंट ने मिनिस्टर साहब ने कोई श्योरिटी आपको ऐसी दी है कि ये हम अपनी ही जेब से देंगे भाई, ये हम आवाम पे नहीं डालेंगे ₹1.34? हमारा ये काम नहीं है। हम तो मिनिस्टर साहब को कहेंगे कि हमें श्योरिटी दे, वो आई। हमारा काम है कि हमें उन्होंने दे दिया है, वो जहां एडजस्ट करें उनकी मर्जी है, चाहे वो आवाम से ही लें। इसका मतलब जाहिर है परसेप्शन तो फिर यही बनेगा ना, वो आवाम से ही तो लेंगे, वो कहां से अपनी जेब से उसको भरेंगे? वो ये है कि ये आवाम पे डाला जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये 3 साल पहले सैंक्शन हो चुका है। ये जिस खाते में जाना है 3 साल में इसके फंड पहले 3 साल पहले भी अगर ये इम्प्लीमेंट होता, ये तब भी आवाम नहीं भरना था, और अभी भी अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये आज से इम्प्लीमेंट हो भी तो भी आवाम ही भरेगी। क्योंकि जो नया आएगा, जो नई हमारे उन्होंने वादा किया है कि ये एक ले लेंगे, उसके बाद इस पे अब एक कमेटी बन गई है, उस कमेटी ने 30 दिन के अंदर वर्किंग बना के देनी है हमारी परसेंटेज वाली। तो मलिक साहब, ये मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे इस ख्याल को गलत साबित कर दें, कोई श्योरिटी बता करके जी मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम आवाम पर इसका बोझ नहीं डालेंगे, हुकूमत इसका बोझ जो टैक्सेस हैं उनमें कमी करके अदा करेगी। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और मैं ये तो नहीं कह सकता जो बात नहीं है। आप क्यों मिनिस्टर साहब से पूछे कि जी आप कहाँ से डालेंगे? हमारा क्या काम है? हमारा काम था कि ये हमारा पैसे हैं, आपने रोके हुए हैं, इसको रिलीज करें। ये आज के नहीं है, 3 साल पहले के हैं। और किस फंड के? उस फंड में हमारे पैसे जमा है, तो रोके हुए थे उन्होंने। एक तो अवाम पे ये जाने की जरूरत नहीं, अवाम पे तो फिर वो होगा जो हम हमारी परसेंटेज पे आगे फ्यूचर का फैसला होगा। वो किधर गवर्नमेंट करतेगी, अवाम पे डालेगी, लेवी में डालेगी, खुद बर्दाश्त करेगी, OMC पे डालेगी और कोई पता नहीं कहाँ डालेगी। लेकिन वो तब होगा जब फैसला होगा। ये तो हमारे पैसे ऑलरेडी उनके अकाउंट में मौजूद थे, तो हमारे फंड 3 साल से पड़े वहां, सिर्फ रिलीज उन्होंने आप कर दिए क्योंकि उन्होंने एक पाबंदी लगाई हुई थी कि जब तक डिजिटल नहीं हो जाती तमाम नोजल पूरी इंडस्ट्री की, तब तक रिलीज ना करें। तो हमने उनको कैल किया कि ये हमारा काम नहीं, डीलर का काम नहीं है, ये OMC का काम है, मार्केटिंग कंपनी का काम है। डॉक्यूमेंट उनका उन्होंने उनको हमने बनवाया, तब ये रिलीज हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक खुदाबख्श साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डिवीजन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जुलाई 2026 यानी फिस्कल ईयर के पहले ही महीने में गाड़ियों की सेल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। जुलाई तमाम बड़े सेक्टर्स में सालाना बुनियाद पर फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफे से कंपनीज को अरबों रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में पाकिस्तान में कारों की फरोख्त 19,818 यूनिट्स तक पहुंच गई है और यह तादाद गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 79% ज़्यादा है। अब इस पूरे सिनेरियो में इंडस मोटर कंपनी ने जून के मुकाबले में जुलाई में भी फरोख्त में ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया है। कंपनी की फरोख्त में सालाना बुनियादों पर 53% और माहाना बुनियादों पर 45% इजाफा हुआ और 5,089 यूनिट इन्होंने सेल किए हैं, जो तकरीबन 4 साल की इस वक्त बुलंद तरीन सतह है। अब इस इजाफे की बुनियादी वजह करोला, यारिस और क्रॉस मॉडल्स की फरोख्त थी, जिनमें ओवरऑल सेल में सालाना 77% और माहाना 62% का इजाफा हुआ। 4,283 यूनिट्स तक इनकी सेल जा पहुंची है। अब इसके अलावा फॉर्चुनर और IMV की फरोख्त में सालाना 12% इजाफा हुआ और माहाना हमने 6% कमी भी नोट की। यानी ज़ाहिर है ये चूँकि कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है तो यहाँ थोड़ी कमी वाला मामला भी है। होंडा एटलस कार्स की फरोख्त में जुलाई 2026 के दौरान सालाना बुनियाद पर 76% इजाफा हुआ है, जिससे उसके यूनिट्स की फरोख्त 2,640 तक पहुँच गई है। सिटी और सिविक की फरोख्त में हमने सालाना बुनियादों पर 2.2 गुना इजाफा देखा है, यानी ये डबल हो गया है। यूं फरोख्त होने वाली यूनिट्स की तादाद 2,529 हुई है। फिर पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स कंपनी ने 10,120 यूनिट्स फरोख्त किए हैं, जो गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2.8 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर ऑल्टो जो ज़ाहिर है बहुत कॉमन है, 7,217 और फिर स्विफ्ट के 2,018 यूनिट्स फरोख्त हुए हैं। अब इन दोनों गाड़ियों की फरोख्त ने पाकिस्तान सुजुकी की ओवरऑल फरोख्त में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। लेकिन असल कहानी ज़ाहिर है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये सालाना इतना बड़ा इजाफा कैसे हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह क्या गुज़िश्ता साल की कम सेल है या फिर कुछ दीगर वजूहात भी हैं। फिस्कल ईयर 2025-26 में मार्केट बहाली के मरहले में दाखिल हो चुकी थी, इसलिए जुलाई 2025 के कम आदाद के मुकाबले में जुलाई 2026 का इजाफा हमें बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा हाइब्रिड गाड़ियों की भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। फिस्कल ईयर 2026-27 में हाइब्रिड गाड़ियों को एक बड़ा टैक्स झटका लगा। हाइब्रिड गाड़ियों पर हुकूमत की साबिक़ा रियायती पॉलिसी की वजह से सेल्स टैक्स 18% था, जो अब नई हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक 25% पर पहुंच गया है। अगर रेट 18% कर दिया जाता है तो टैक्स से पहले 50 लाख रुपए की गाड़ी की कीमत में तकरीबन 3,50,000 रुपए का फ़र्क पड़ सकता है। यानी हुकूमत के सामने फैसला बहुत ही सादा सा है, ज़्यादा टैक्स के साथ कम गाड़ियों की फ़रोख्त या फिर कम टैक्स के ज़रिए ज़्यादा गाड़ियों की फ़रोख्त से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा टैक्स इनकम। अगर हाइब्रिड पर सेल्स टैक्स कुछ कम किया जाता है तो तकरीबन 5.5% की कमी हो सकती है और इससे ख़रीदार की तादाद में इजाफा हो सकता है और वो दोबारा मार्केट का रुख कर सकते हैं, जिससे हाइब्रिड गाड़ियों की फ़रोख्त में भी इजाफा हो सकता है, जो कि इस वक्त हमें कुछ कम नज़र आ रही है। अब ये किस जानिब जा रही है, जो पॉलिसी थी वो कहाँ पर गायब हो गई, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ अब आएंगी, इस पर हम बात करेंगे। मशहूद अली खान साहब ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नहीं, अभी भी जो मार्केट को कैप्चर किया हुआ है वो 3 बड़ी कंपनीज़ ने किया हुआ है। बाकी कंपनीज सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर रही हैं लेकिन जगह नहीं बना पा रही हैं। ओवरऑल पिक्चर तो हमें यही नजर आ रही है जो पिछले 4 साल का रिकॉर्ड अभी हम देखें तो। नहीं, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, इस वक्त जो साल एंड हुआ है और जुलाई जो स्टार्ट हुआ है नया आया, इसकी स्टार्टिंग नो डाउट बहुत अच्छी है। मगर अगर कंपेरिजन करें ना तो पाकिस्तान के 3 बड़े ऐसे मूवमेंट थी जहाँ पे बड़ा हाई वॉल्यूम था। 2007 और 8, 2012, 13 और 2017-18 ये वो पीक ईयर्स थे इंडस्ट्री के, जिसमें हमने 2.5 से 3 लाख के करीब व्हीकल्स प्रोड्यूस की पाकिस्तान। तो उसके मवाजने में अगर आप कहते हैं कि यार पिछले साल से अच्छा, आप बड़ी अच्छी रिपोर्ट आती है कि यार 150% हमारी सेल बढ़ गई है। मगर ऑनेस्टली अगर हम ग्राउंड रियलिटी में बात करें, इंडस्ट्री अभी भी अपने उस पीक पे नहीं आई जो उसने पीक 2017 और 18 में देखा। एक बात। तीसरी बात, यहाँ पे जो आपने जैसे सेगमेंट बताए कि आइस इंजन की अपनी सेल एक परमानेंट आपको नजर आ रही है जुलाई में, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या हाइब्रिड्स हैं, उसमें गवर्नमेंट का एक प्लान था पॉलिसीज में लाने का, जिसमें उन्होंने एक बात की कि 25% सेल टैक्स हम कर देंगे। अभी पॉलिसी क्योंकि आई नहीं, और इस तरह की न्यूज जब आ जाती है मार्केट में तो जाहिर है एक मैन्युफैक्चरर्स भी और एक कंज्यूमर भी, दोनों तरफ से आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है। कंज्यूमर कहता है कि मैं वेट कर लेता हूँ, हो सकता है 18 पे चली जाए, और इन मैन्युफैक्चरर इंगेज है कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो सेल टैक्स किस पे डिडक्ट करेगा, अपनी 25 पे या 18 पे। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए,
कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं या इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसमें क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए। अभी पॉलिसी नहीं आई है। पॉलिसी में जो बेसिक आपने देखा और आपने सुना, आपने कवरेज भी किया है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने इस पॉलिसी को लीड किया हारून अख्तर साहब के साथ और सेक्रेटरी सैफुद्दीन साहब, जिन्होंने बेहद मेहनत करके बहुत जबरदस्त विद द OEMs, विद द ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर, विद द अदर्स, बहुत अच्छी पोजीशंस पे लाने की कोशिश की कि सब ऑन बोर्ड हो और एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन हम सेट कर सकें। अनफॉर्चुनेटली होता है ये कि जाहिर है डेफिनेटली आप IMF के प्रोग्राम में उसका चैलेंज आता है। फिर आपस में आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़े प्लेयर्स हैं, जापानीज, कोरियन एंड चाइनीज। तो कोरियन और चाइनीज की आपस में भी थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है। वो किस तरह से आइस इंजन की बात कर रहे हैं, टीवी की बात कर रहे हैं, टीवी में रीड की बात कर रहे हैं, तो 2 सेगमेंट उनके भी आपस में बन रहे हैं। तो जो भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। इसमें आइस इंजन का भी ख्याल रखा जाए, आपकी हाइब्रिड का भी हो और ईवी का भी हो। मगर अगर हम सिर्फ फोकस करें कि हमें कोई स्पेसिफिक ईवी पे इंसेंटिव्स मिल जाए, देखिए इस वक्त हम जिन चैलेंजेस से गुजार रहे हैं, इस चैलेंजेस को गुजारने के लिए आपको इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस देना है, एतमाद देना है, जिसका मुझे लगता है कि गैप बहुत ज्यादा है। सही। तो मुझे साहब, ये अगर इस वक्त लोगों की भी हम ये सोच देखें थोड़ी सी, तो जो पुराने और मजबूत ड्यूरेबल नाम हैं, लोग अभी भी उन्हीं पर रुके हुए हैं। यानी सुजुकी की ही गाड़ी लेनी है, अगर 35 लाख में लेनी है तो वो ऑल्टो ही लेनी है। ऑल्टरनेट ऑप्शन शायद अवेलेबल भी नहीं है और लोग सोच भी नहीं रहे। अगर 55-60 लाख की तरफ वो जा रहे हैं बायर, तो वो अपना यारिस पर ही जा रहा है। उससे ऊपर जा रहा है तो वो कोरोला पे या सिविक पर ही जा रहा है। ये जो नई कंपनी जो अब नई किया है या चेंगान है, ये पिछले 10-12 सालों से काम कर रही हैं पाकिस्तान में, तो ये अभी भी अपनी जगह उस तरीके से नहीं बना सकी हैं। यानी बायर के माइंड को नहीं ये कैप्चर कर सके हैं। अभी भी एक ख़रीदार की सोच वही है कि उसने इन्हीं तीनों में से किसी ब्रांड की गाड़ी खरीदनी है, चाहे उसको यूज़ ही लेनी पड़े। रीजन क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका। रीजन क्या? इसके बिहाइंड जो रीजन है, देखिए सुजुकी पाकिस्तान में आई, उसने 100+ SMEs मैन्युफैक्चर को डेवलप किया, मींस कि उसने लोकलाइजेशन की। उनकी जो इस वक्त आल्टो है या आपने जैसे अभी इंट्रो में दिया था स्विफ्ट है, इनकी देखिए लोकल पार्ट्स इसके अवेलेबल है। इसी तरह आपने यारिस और कोरोला की बात की, तो देखिए यारिस और कोरोला की लोकलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो कंज्यूमर 2 चीजें सोचता है गाड़ी खरीदते हुए। एक तो कंज्यूमर सोचता है कि यार मेरी अपफ्रंट चले कॉस्ट कंपैरिजन कर लें तो बहुत करीब है, मगर मेरी रनिंग कॉस्ट क्या होगी? मेरी रनिंग कॉस्ट में जब मैं मेंटेनेंस में जाऊंगा तो इसके पार्ट्स अवेलेबल है, इसकी आफ्टर सेल सर्विस मुझे मिल पाएगी। ये इनके बहुत बड़े नेटवर्क है। आप किसी सुजुकी को या टोयोटा को इतनी आसानी से आप हिट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज है, चाइनीज नो डाउट अपनी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, मगर पाकिस्तान में जो OEMs इस वक्त चाइनीज हैं, उनके 3 years डीलरशिप जो जापानीज का कॉन्सेप्ट था, वो हमें नजर नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली आपके सेल सर्विस और स्पेयर्स का जो पॉइंट है, हम जब स्पेयर्स में जाएंगे तो हम ये देखते हैं उनके पार्ट्स लोकलाइज नहीं है, तो उनके पास इन्वेंट्री नहीं है। खुदा न खास्ता इन केस कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो उसकी पार्ट की रिप्लेसमेंट में आपको 45 डेज लगेंगे। अगर 45 डेज कस्टमर या कंज्यूमर परेशान होता है तो उसके पास अल्टरनेटिव नहीं कि वो दूसरी गाड़ी ले ले और मैं रेंटल कार चलाऊं, तो मैंने गाड़ी खरीदी क्यों? तो ये एक चैलेंज है जिसका माइंडसेट कंज्यूमर का ये सोचता है कि मैं किस गाड़ी में जाऊं। दूसरा बड़ा रीजन यहाँ पे ये है, देखिए जापानीज गाड़ियां, स्पेशली आप टोयोटा का अगर नाम लेते हैं, टोयोटा वर्ल्ड में अगर मैं आफ्टर यूज करने के बाद रीसेल करता हूँ, उसकी वैल्यू मुझे मिलती है। पाकिस्तान में भी है कि ये जो जापानीज गाड़ियां जब हम रीसेल करते हैं 4 to 5 years में, आपको एटलीस्ट वही प्राइस आपको दे के जाती है जिस प्राइस में आपने खरीदा। इसकी मिसाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैं USA में था, मिशिगन के अंदर मैंने देखा कि वहां पे एक अमेरिकन से हम बात कर रहे थे, तो उनका अपना लोकल कहना था कि यार हम फोर्ड और फिएट क्रैसलर के हब में बैठे हैं, मगर अगर हम यूज गाड़ी खरीद रहे हैं तो हमें टोयोटा जो है वो हमें अच्छी पे बैक कर जाती है आफ्टर सेल, आफ्टर 4 to 5 years, एज कम्पेयर टू फोर्ड और क्रैसलर पे आपको वो अमाउंट आपको रीबैक नहीं कर पाते। ये जो माइंडसेट है कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर इसको लेता है एज ए एसेट कि मैं आज 4-5 साल के बाद अगर रीसेल करूंगा तो मुझे वो अमाउंट मिल जाए, तो वो ये कॉन्फिडेंस उनको अभी भी मैं समझता हूँ जापानीज से ज्यादा है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अली खान साहब, ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।